नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम सदाए हयात में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी सरहदों को अबूर करते हुए जो लोग इन मामलात में हैं, उनके साथ क्या मसाइल पेश आते हैं। क्या यूरोप में उनको डिपोर्ट किया जाता है या उनको इधर पनाह की दरख्वास्त के हवाले से भी बात करेंगे। इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से भी बात करेंगे। इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़िद होंगे और जो डंकर हैं उनके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई होने के इम्कानात में इजाफ़ा होगा। इंशाअल्लाह हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वक़ार अहमद बाजवा। प्रोग्राम सदाए हयात में आज हम इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब अली इस मौजू पर बात करने के लिए अली हैदर साहब हैं, इंफॉर्मेटिक इंजीनियर हैं और समाजी शख्सियत हैं और पेरिस में ये एक मारूफ सोशल वर्कर हैं। और अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं ताज मोहम्मद ख़ान साहब। ताज मोहम्मद ख़ान साहब बैठक टीवी के ब्यूरो चीफ हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया नगार हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उज़ैर साहब। वो यूरोप में हैं, पुर्तगाल में हैं, अमेरिका में NGOs के डायरेक्टर हैं और उन्होंने अमेरिका में एक बुक भी लिखी है ह्यूमन पावर ब्रेन के ऊपर और सोशल वर्कर भी हैं और अच्छा तज्ज़िया माशरती मसाइल पर अच्छी बातचीत करना जानते हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़ैर साहब। वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब। डॉक्टर साहब, हम आगाज़ करते हैं कि इंसानी स्मगलिंग में जो लोग मुलव्वस हैं और जो डंकर जिनको आप कहते हैं, और इलीगल तरीके से लोगों को वो बाल्कान ममालिक के रास्ते इधर यूरोप की तरफ लाते हैं, तो बहुत कम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच पाते हैं। आपने देखा पिछले साल भी एक कश्ती में अगर 60 लोगों की गुंजाइश होती है तो 160-70 से ज़्यादा वहाँ पर लोग सवार होते हैं। तो बहरे रूम के समंदर में वो कश्तियाँ उनके लहरों पर छोड़ दी जाती हैं और उनकी जो लाशें हैं वो समुंदर के किनारों पर तैर रही होती हैं। तो 2023 में भी 2022 में भी ये वाक़या पेश आया जिसमें आपने देखा कि लीबिया के साहिल पे कश्ती जो है उसको सानिया पेश आया। 80 के करीब जो लोग हैं वहाँ पर उनकी लाशें मिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली और जो डंकर था उसको उन्होंने अरेस्ट भी किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर भी ये मामला थमा नहीं। आप क्या समझते हैं कि कोई और तरीक़ाकार है इसमें माशरती लिहाज से? हमें क्या ये आने की वजूहात क्या हैं? क्या हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस नहीं है, बेरोज़गारी है, या ये नहीं समझते कि लीगल तरीके से भी यूरोप आया जा सकता है? प्लीज़। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। आज आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए इनवाइट किया है। FP92 फ्रेंच उर्दू पेरिस TV चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कमर्शियल डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के पोजीशन पे आज जब मैं काम कर रहा हूँ इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे, तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे मैंने पूरे मुल्कों की ट्रैवलिंग की है, पूरे वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, और जब मैंने ये चीज़ें देखी कि लोग यूरोप और अमेरिका या कनाडा जाना क्यों चाहते हैं अपने मुल्कों को छोड़ के, उसके पीछे 3 बहुत अहम वजूहात है इसमें कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिसका आपको इल्म ना हो, और अगर वो काम आपने कर लिया तो आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपके कान जवाबदेही होंगे। लेकिन ये हम फॉलो नहीं करते हमारे पर्सनल लाइफ में। बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के हम उन एजेंटों के ऊपर भरोसा करते हैं जो हमको जो रास्ता दिखाते हैं वो सही नहीं होता। डंकी के तौर पे आना और अपने लाइफ को रिस्क में डालना, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने फैमिली को छोड़ के आना और करोड़ों रुपये लगाना, ये सोच करके हम वहां जाकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ये एक मिथ है, एक मिस्ट्री है और एक हाइप क्रिएट किया गया है
जो अपने मुल्कों को छोड़ के लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। अच्छी लाइफ हम हमारे मुल्कों में भी पा सकते हैं, लेकिन कई वजूहत ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, घरों के हाल, या फिर आपके काम करने की जो फैसिलिटीज है वहां पर वो अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी लाइफ चूज करना बहुत अच्छी बात है। हम भी आज यूरोप में बैठे हैं, कल अमेरिका में थे, कनाडा में थे, क्योंकि हम आगे बढ़े और हमने सही नॉलेज और सही राह को इख्तियार किया। इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर आज के डेट में अगर बंदा ये सोचे कि मैं जिस लेवल पे हूं, अगर मैं एक लेबर हूं, या मैं कारगुजार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैन हूं, या मैं टॉयलेट साफ करने वाला हूं, क्या इस कैटेगरी के अंदर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कोई ऐसा प्रोसेस बना है कि मैं इसके अंदर लीगल तरीके से जाऊं और अपनी लाइफ को और सुधारूं? यकीन करें बाजवा साहब, और आज आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताने की कोशिश करूंगा सबको, हर कैटेगरी के अंदर इमिग्रेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप इनको इख्तियार करें तो कभी किसी को डंकी लगाने की जरूरत ना पड़े। कोई माँ अपने बेटे को खोएगी नहीं उसके मौत की वजह से, कोई बाप अपने बच्चे को तरसेगा नहीं कि वहां पर जाके वो इलीगल बैठा हुआ है इतने सालों से, कब आएगा या आएगा भी कि नहीं आएगा। और जो इलीगल लोग आज इन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, इनको वापस जाने का एक ही रास्ता है, या तो ये वापस चले जाएं और फिर वापस कभी ना आए, क्योंकि इनके ऊपर बैन लग जाती है। इलीगल रहने की वजह से ये एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। आज हमारे खुद जो हमारी कौम है जो यूरोप में बैठी हुई है, अमेरिका में बैठी, कनाडा में बैठी, ये खुद अपने बंदों को ही एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जब यहाँ पर आ जाते हैं ये इलीगल है, इनसे जैसा हमारे फ्यूचर टॉक के अंदर। ठीक है, हम शुक्रिया। अब हम बात करेंगे अली हैदर साहब से कि वो हमें ये बताएं कि क्या, क्यों लोग ये डंकी लगाते हैं, ये गैर कानूनी है, और हम ये कैसे इसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और इंटरनेशनली कवानीन ऐसे होने चाहिए कि यूरोपियन ममालिक में काम करने के रोज़गार के मौका ऐसे मिलने चाहिए कि लीगल तरीके से लोग आ सकें, ना कि डंकी लगा के गैर कानूनी तरीके से लोग इधर आते हैं। इसके बारे में प्लीज़ आप कुछ। शुक्रिया बाजवा साहब। मैं FP92 पेरिस चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे सदाए हयात में मदऊ किया और मुझे ये बोलने का मौका दिया कि मैं अपने कुछ व्यूज़ जो है वो आम आवाम तक पहुँचा सकूँ। जी जी। तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने अर्ज़ की कि हमारी गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये इक़दाम करना चाहिए कि जो हमारे पास स्किल पीपल हैं हमारी अपनी कंट्रीज़ में, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना चाहिए उन्हें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जब निकल ही जाते हैं इलीगल वे पर, तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इलीगल हमें आना नहीं चाहिए, उसके हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए पहले। ये लीगल तरीके से भी वो कह रहे हैं आसान है और जी, लोग जी। आ सकते हैं, और उनको अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, लेकिन डंकर जो है इनको झांसा देते हैं और लोग ये डिस्ट्रैक्ट ऑफ द अटेंशन है। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं वही बात पे आ रहा था अभी कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लीगल भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह हमें ये तमाम तकालीफ से हम बच सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि एक आप अपनी कंट्री का बदनामी का बायस बनते हैं, फिर आप अपनी जान से जान की बाजी लगाते हैं। तीसरी बात ये कि आप इतना बड़ा रिस्क लेके अपनी कंट्री को बदनाम करते हैं, क्योंकि लाज़मी बात है अगर आप पाकिस्तान से हैं और जब आप पाकिस्तान से चलेंगे तो आपकी कंट्री का इसमें नाम बदनाम होता है। जी, हम बात करेंगे, शुक्रिया अली हैदर साहब। हम बात करेंगे ताज मोहम्मद ख़ान साहब से। ताज मोहम्मद ख़ान साहब, आप इंसानी स्मगलिंग के ये जो डंकर हैं और ये जो एजेंट माफिया है, इनको कैसे देखते हैं कि FIA इन पर कार्रवाई करती है? मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डंकर हैं वो FIA की मिली भगत से निकल तो जाते हैं, जो विक्टिम होता है जिसका पासपोर्ट पकड़ा गया है उसको कहते हैं एडमिशन करें, FIA वाले खुद कहते हैं। जी। और खास साथ ये भी कहते हैं कि जो जुर्माना आपका होगा वो एजेंट से बात होगी है, वो आपका पे करेंगे, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है, एडमिशन करना है। तो इस तरह ये डंकर कानून की जर्द में नहीं आते। इनके साथ FIA की जो काली भेड़े हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। सारे FIA के बंदे इस तरह नहीं हैं, लेकिन कुछ जो हैं
वो डंकर से उनके लिंक में चेन वर्क माफिया है, ये काम हो रहा है। तो आप इसको इंसानी स्मगलिंग को किस तरह देखते हैं, आप ब्रीफ कीजिएगा प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले AP92 चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें जो है ना दोबारा अपने चैनल पे जो है ना मदद की है, ताकि हम जो है ना अपने जो व्यू है ना आपको जितने भी अवाम सुन रहे हैं ना, ताकि अपने व्यू जो है ना उनको रख सके। सबसे पहले तो डंकी की जो है ना मैं बात करूँगा। ये तो सबसे पहले जो है ना ये एक गैर कानूनी है, एक कानूनी जुर्म है। ये जो लोग भी जो है ना ये कर रहे हैं ना, तो ये जान की बाजी लगा रहे। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है ना डंकी के ज़रिए जो है ना आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना अपनी जान की बाजी जो है ना इसमें बहुत से लोग आप देख ले, तो इन लोगों ने जो है ना अपनी जान जो है ना इसमें गंवा दी है। और बात जो FIA की है कि FIA में जितने भी आपने जिस तरह बात की है कि वो उसके साथ जो है ना मिली भगत है FIA वालों की, तो सारे की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उसमें चंद अपराध हो गए। तो चंद अपराध जितने भी हैं ना तो वो होंगे, तो उस वजह से जो है ना सारा महकमा जो है ना उसे बदनाम हो गया है। तो लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए तो मैं कहता हूँ ना कि जो हमारा मुल्क है ना उनमें जो है ना इंडस्ट्री को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अगर उस मुल्क में रोज़गार हो हमारे मुल्क में, तो इस चीज़ों की जो है ना डंकी लगाने की नौबत हमें नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं जनाब? दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे मुल्क में लोग बेरोज़गारी से महरूम हैं, वो रोज़गार के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, और उधर ही कुछ माँ बाप अपने बच्चों को खुद ही मार रहे हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं। तो इस हवाले से फिर वो डंकी लगाएं ना लगाएं, वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिस्क लेना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए? ये जो प्रोजेक्ट है पुर्तगाल है, जैसे कनाडा है, अमेरिका है और यूरोपियन ममालिक हैं और बाल्कान कंट्री भी हैं यूरोप के साथ, तो वो कैसे रोज़गार हासिल कर सकते हैं? क्या एक बंदा वर्ल्ड में कहीं भी जॉब करना चाहे, क्या वो वर्क परमिट आसानी से ले सकता है? और वो कितने अरसे तक इसका प्रोसीजर होता है कि वो यूरोप लीगली आ सकता है, बजाय कि डंकी में जितने पैसे वो खर्च करते हैं इससे कम पैसे लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं? आप पूरी इमिग्रेशन के भी एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारी बड़ी सोसाइटी में काम किया है, अमेरिका में भी आप रहे, अफ्रीका में भी आपने विज़िट किया, यूरोप, मिडल ईस्ट, इमिग्रेशन के हवाले से जितने आप एक्सपर्ट हैं, और PhD आपने की है, और आप एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदे पे फाइज है। तो प्लीज़ आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को अवेयरनेस दीजिएगा कि वो कैसे लीगल तरीके से आ सकते हैं और कितना अरसा लग सकता है, प्लीज़। आज हम मुल्कों में नहीं है, आज हम कंट्रीज में नहीं है, आज हम एक यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज में हैं, और उन कंपनीज के जो आईडीज हैं उनको आज की डेट में पासपोर्ट कहा जाता है। पुराने जमाने में जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल करने का जो जरिया होता था वो होता था शिप के थ्रू। और जब एक बंदा ट्रैवल करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिप पे चला जाता था, वो शिप एक पोर्ट पे रुक जाती थी। उस पोर्ट को पास करने के लिए वहां पर एक नोट बना के दिया जाता था, ये आपका पास है, आपने इस पोर्ट में पास करना है। वो पास आज की डेट में पासपोर्ट बन गया है, और हम उस पासपोर्ट को एक ऐसी बुक की तरह लेते हैं कि भाई इसके बिना तो मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता था। ये एक सिस्टम बना दिया गया है कंट्रोल करने के लिए कि बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बिना परमिशन के ना जाए, बिना पास के ना जाए। तो वो पास आज पासपोर्ट बन गया है। हमारे मुल्कों के अंदर हम पैसे बैंकों में रखते हैं। द वर्ड बैंक, वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये सारा सिस्टम क्या है और इसको हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं लीगली। तो जो बंदे उस पोर्ट पे जाते थे, जिस पोर्ट के ऊपर वो शिप रुकती थी, उसको कहा जाता था बैंक। और उस बैंक के ऊपर आने के बाद में जब आप ये प्रूव कर लें कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने औजारात हैं कि मैं इस कंट्री में अपना खुद का ख्याल कुछ दिनों के लिए रख सकता हूं, और फिर मैं अपनी रोजी रोटी इसको तलाश करूंगा और इस कंट्री के अंदर सेटल हो जाऊंगा।
तो उस बैंक का नाम आज हमारे डेट में वो बैंक हो गए जिनके अंदर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया है इवोल्यूशन के साथ साथ, और आज हम उन बैंकों को एक ऐसी दीवार या एक ऐसा घर या एक ऐसा इमारत जानते हैं जिसके अंदर पैसे डालने हैं हमने। तो ये कुछ नहीं है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप समझें तो हमारे मुल्कों के अंदर भी रोजगारी क्रिएट हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट अपने मुल्कों के अंदर बाहर के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो अपनी मिल्कियत हमारे कंट्री में लाएं, रोजगार को बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और अपने मुल्कों से जब लोग बाहर के मुल्कों में जाएं तो इन बैंकों के ऊपर नजर हो, इन पोर्टों के ऊपर नजर हो जिनके थ्रू हमको उस कंट्री में दाखिल होना है, और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि घर का सब कुछ बेच बाच के पूरा नीलाम करके आप निकल गए, आप अपनी जान का भी धोखा ले रहे हो, माल और मिल्कियत का भी धोखा ले रहे हो, और वहां जाके बरसों काम करके पहले इस बैकलॉग को कंप्लीट कर रहे हो कि जो पैसे आपने लगाए हैं। तो क्या ये जाना उतना वाजिब है या नहीं है, ये हमने पहले सोचना है, इल्म लेना है, उसके बाद में डिसीजन लेना है, सिस्टम को समझना है, और उन सिस्टम के अंदर मौजूद है वो चीजें, वो प्रोसेस। उज़ैर साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो जो डंकी लगाते हैं गालिबन वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनको ख्वानदगी की शरह आपको अंदाज़ा है, हिस्ट्री क्या, वो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, करंट अफेयर की न्यूज़ है, उसके हवाले से भी नाआशना है। वो कहते हैं वक्त करता है बरसों परवरिश, सानिया एकदम नहीं होता। तो ये सानिया एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये ज़रूरी है, ये लोग जानना चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, लोग ये जानना चाहते हैं कि वर्क परमिट के प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है। डंकी लगाए बगैर क्या हम लोग भी यूरोप में काम कर सकते हैं? इसकी सिचुएशन पर आप बात करें और हम आपसे मज़ीद सवालात करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। बेशक। अब आते हैं वर्क परमिट के ऊपर। जी जी। लोगों के दिमाग में, आज मैं एक ऐसी इमिग्रेशन में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जहां पर मेरे सामने लाखों करोड़ों केस आते हैं। कैटेगरीज हैं, स्किल्ड कैटेगरीज हैं, हाईली प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं, पीएचडी होल्डर्स लिख के बनी है, डॉक्टर्स के लिए बनी है, और उन लोगों के लिए बनी है जिनके पास कोई तालीम नहीं है, जिनको जबान नहीं आती फॉरेन मुल्कों की, उनको लेबर कैटेगरी में लिया जा सकता है और उनके लिए प्रोग्राम बनाए। पुर्तगाल में आज की डेट में 72 टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन रिफॉर्म्स ऐसे बने हुए जिसके अंदर बंदा सिर्फ वर्क परमिट पे नहीं, जॉब ढूंढने के लिए भी आ सकता है। जॉब जिसको कहते हैं जॉब सीकर वीजा। एग्जैक्टली। तो जॉब सीकर वीजा इतना सस्ता ऑप्शन है, इतना इजी ऑप्शन है कि 2 से 3 महीनों के अंदर बंदा अपनी कंट्री से यहां पर आ सकता है लीगली, 120 दिन की टाइप डी कैटेगरी की वीजा लेके जॉब ढूंढने के लिए। और गवर्नमेंट ने ऐसे इंतजाम पुर्तगाल में किए हैं कि इन बंदों को यहां पर आने के बाद में अपॉइंटमेंट की वेट नहीं करनी, 120 दिनों में इन्होंने अपना जॉब फाइंड करना है। अगर जॉब मिल जाता है तो सीधे 2 साल की रेसिडेंसी। चले, मैं आपसे इसमें डिटेल में बात करूंगा। हम सवाल लेते हैं अली हैदर साहब से, क्योंकि आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा सा डिटेल से बात करें। अली हैदर साहब से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अली हैदर साहब, ये आप बताइएगा कि ये जो लीगल और इलीगल के मामलात हैं, तो हमारे मुल्क में क्या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी कि जब सारे लोग बाहर आना चाहते हैं, दियारे गैर में काम करेंगे, उनके रुझानात इस तरफ हैं, तो पढ़े लिखे लोग जो एक क्रीम उधर रहती है वो भी अगर उस मुल्क के हालात से तंग आके क़ुव्वत ख़रीद अगर उनकी इतनी कमज़ोर है कि सिस्टम नहीं घर का चलता, तो वो बाहर का रुख करते हैं। रुझानात इस तरह के हैं, तो मुल्क में फिर तरक्की की जो रफ्तार है वो कम नहीं हो जाएगी? क्या समझते हैं आप? जी भाजपा साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अमल आपने बताया इनलीगल वाला, हम इस पूरे अमल को सबसे पहले तो कंडेम करते हैं, हम इसके हामी नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें चाहिए कि जो इसके नुकसानात हैं वो ये हैं कि एक आप की जान की बाजी लगती है, दूसरा आपका माल का ज़िया होता है, तीसरा आप अपनी कंट्री की बदनामी का बायस बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और जैसा आपने फरमाया कि अगर हमारी कंट्री से सारे लोग निकल जाएंगे तो फिर हमारी कंट्री में जो तरक्की का जो एक प्रोसेस है उसमें सुस्ती आ सकती है।
बिल्कुल जी, इसमें आ सकती है, क्योंकि जब सारे ही आपके मेहनत कश लोग और मिडिल प्रोफेशनल क्लास के या प्रोफेशनल लोग और लोग, मिडिल प्रोफेशनल क्लास लोग, लोग बाहर अगर आ वो सारे ही जाएंगे बाहर चले तो जाएंगे पाकिस्तान का सिस्टम कैसे तो चलेगा? पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा? तो इसके लिए भी हमारी अपनी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उन्हें हमारी जो एजुकेशन जो लेवल है, या जो हमारे स्किल पीपल हैं, उनको किस तरह से इंगेज करना है, उन्हें किस तरह से सहूलियात प्रोवाइड करनी है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं, जिसमें अगर एक चपड़ासी है बेचारा, या शिफ्ट कीपर है, या क्लर्क है, उसने सारी ज़िंदगी उधर ही रहना है, उसने आगे निकलना ही नहीं है। अच्छा, उसमें जो ऑफिसर लेवल के लोग हैं, उन्होंने सारी मराद भी लेनी है, उन्होंने सारा सिस्टम भी लेना है, उन्होंने गवर्नमेंट से सारी चीज़ें भी लेनी है। तो हमारे ये जो बराबरी का फ़र्क है, इसको सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है अली हैदर साहब। ताज मोहम्मद खान साहब, इन्होंने जी। बात की पाकिस्तान में हमारे जो अदारे हैं उनको मजबूत होना चाहिए, इंसाफ पर मबनी, हक को हक कहा जाए और ना हक को ना हक कहा जाए। जी। तो FIA के जो डिपार्टमेंट में काली भेड़े हैं, जी। जो एडमिशन कराते हैं और पासपोर्ट होल्डर ही को कहते हैं कि यही जो विक्टिम है यही मुजरिम है। जी। और इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि करप्शन है हमारे मुल्क में, बेरोज़गारी के अलावा इसकी करप्शन की वजह से बेरोज़गारी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, और उधर रोज़गार से हर बंदा महरूम है और ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल हो गया। हर बंदा ये चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके ऊपर काम करें तो हमारी नौजवान नस्ल बाहर के रुझानात में कमी आ सकती है और वो मुल्क में अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करेंगे और अपने वालिदैन के साथ अपने ही मुल्क में रह के वो मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये जो डिपार्टमेंट है इनके हवाले से आप बताइए कि क्या इकदाम होने चाहिए प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा FIA की, जो आपने बात की है। तो FIA की जो इदारा है ना, वो तो पहले से जो है ना अपना काम कर रहे, लेकिन ऐसे चंद अपराध है उसमें जो है ना उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का जो सारा महकमा है ना वो बदनाम हो गया है। तो मैं तो कहता हूँ इन लोगों को जो है ना जो भी ये काम कर रहे हैं ये तो गैर कानूनी है। ये जो भी काम कर रहे हैं ना ये तो गैर कानूनी है। और इसके अलावा जितने भी ऑफिसर कर रहे हैं या उसमें जितने भी सफाई बरती है, जो भी ये इन चीज़ों में मुलव्वस है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना अफसरों को चाहिए, जितने भी बाला अफसर है तो उसको कानूनी कार्रवाई जो है ना उनके ख़िलाफ़ करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं रोज़गार की, मैं अगर आपने बात की तो रोज़गार की बात पे जो है ना मैं आता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान हम इस वक्त जो है ना वो बहुत गुर्बत से जो है ना हमारी पाकिस्तान मुल्क जो है ना वो गुज़र रही है। क्योंकि पाकिस्तान FIA की पाकिस्तान जो है ना IMF के तले जो है ना दबा हुआ है। तो उसकी वजह से जो है ना वो भी जितने भी वो शराइत रख रहे हैं हमें, तो जो है ना हमें जो है ना उनकी बुनियाद पे जो है ना चलना चाहिए। और इंडस्ट्री जितनी भी है ना वो सारी जो है ना हमारी तबाह हो गई है, क्योंकि जो हमारी बिजली का सिस्टम है और जो जितने और भी हमारे इदारे है ना वो सारे जो दूसरा है ना इंटरनेशनली जी वो उससे रिलेटेड है, वो IMF की तले पोजीशन में जी, नहीं है। IMF की तले दबे हुए सारे से ही जी ये मामला तय होते हैं, इनके अख्तियार में सब कुछ इसके अख्तियार में। तो हम डॉक्टर उज़ैर साहब से पूछते हैं कि कैसी सूरत हाल है अब मुल्क में और कैसे हम ये जो मुल्क के नौजवान नस्ल है इनके लिए अगर हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करें कि वो बिल्कुल आसानी के साथ जॉब सर्च वीज़े ही पर आ सके, और इसमें कितना टाइम लगता है और ये कैसे आ सकते हैं, और इनके लिए क्या हम प्लेटफॉर्म फ्राहम करें कि वो हमें इस वीडियो में मैसेज करें और अपनी राय का इजहार करें और हम उनको मोटिवेट करेंगे, अवेयरनेस देंगे, फ्री ऑफ कास्ट हम उनकी ये मदद करेंगे कि वो बाहर आने में अपने लीगल तरीके से अपने सोर्स इस्तेमाल करें, और हम उनको मोरली सपोर्ट देंगे और डायरेक्शन देंगे ताकि वो डंकी के रास्ते ना आए, लीगल तरीके से आके ही अपने और अपने बच्चों का रोज़गार हासिल कर सकें, और जिनके बच्चे हैं वो वालिदैन भी आपको दुआएं देंगे। प्लीज़ बताइएगा। बेशक, बहुत बहुत अच्छी बात कही बाजवा साहब आपने। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप जैसे कुछ लोग और हमारे जैसे कुछ लोग और हम जैसे बहुत लोग और आप जैसा TV चैनल
जो FP 92 फ्रांस उर्दू चैनल ऐसे मुद्दों पर बात करें या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का शुमार करे अपने चैनल के साथ। जैसे मेरा NG जो है वो NGO गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना या फिर उनको कपड़े मुहैया करवाना या ऑर्फनेज में जाके उनको खाना देना, सिर्फ यही नहीं करता, ये तो करता ही है, लेकिन इसके अलावा उन लोगों को जो इन तकलीफों में मुब्तला है, इनसे बाहर कैसा निकाला जाए। जाके मैं खुद उन लोगों से बातें करता हूं, बच्चों से बातें करता हूं, उनके पेरेंट्स से बातें करता हूं कि सर, मैडम, बच्चों, आप किसी की मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, किसी के रहम के ऊपर मोहताज नहीं हो, आपने अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, आपके पास वो पावर है। अल्लाह ताला ने जब आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया तो ये सारी ताकत, ये सारी पावर आपको दी, बीइंग एज एन ह्यूमन बीइंग, आपकी सोल के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपकी सोच के अंदर। और अगर हम कुछ लोग और हम जैसे सारे लोग कुछ इदारे ओपन करें जो सिर्फ नॉलेज दे फ्री में, जैसे मेरा NGO कभी कोई पैसा चार्ज नहीं करता किसी से, ना किसी से डोनेशन लेता है। सामने वाला अगर खुद आके इसमें अपने आप को मुब्तला करना चाहता है तो वह बेशक आए, मुझे कांटेक्ट करें, मेरी वेबसाइट से NGO की, आपके चैनल को कांटेक्ट करें और आपके चैनल के जरिए उन सारे इदारों को कांटेक्ट करें जिनसे हम हमारे मुल्कों के अंदर नॉलेज की एक लहर शुरू करें, एक ऐसा इदारा शुरू करें जो लोगों को इल्म दे कि सही तरीके से इल्म किस तो तरह डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, इल्म हाँ। तो आप दे रहे हैं और हमने प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया कर रखा है और आप बेशक। इंशाल्लाह ताला मुस्तकिल इस मौजू पर हम इनको अवेयरनेस देंगे और जिस किसी का कोई सवाल होगा हम उनको जवाब भी देंगे, उनको चैनल में मदद भी करेंगे। एक आम आदमी मजदूर से लेके एक डॉक्टर तक हमें सवाल कर सकता है, हम उनको इन चैनल में ले सकते हैं। इस पर बेशक, आज आप ऐसा ही होना मुख्तसर ये बताइएगा कि कैसे एक सर्च वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा पुर्तगाल का ले सकते हैं, मुख्तसर थोड़ा कीजिएगा और मैं डिटेल में बताता हूँ और उसको बता दीजिएगा कि वो कितने अरसे में उनको मैसर हो सकता है। जॉब सीकर वीजा एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर लोअर से लोअर कैटेगरी का बंदा, लेबर कैटेगरी का, यूरोप में आ सकता है। जॉब सीकर वीजा सिर्फ पुर्तगाल में नहीं है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, इटाली में भी है, सब जगह पे है, लेकिन उनके अपने अपने रिक्विजिट्स और क्राइटेरिया है। सबसे आसान तरीका पुर्तगाल में आने के लिए, सबसे पहले बंदा पुर्तगाल की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए, aima.pt, फ्री है, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। उसमें एक अप्रूवल लेना पड़ता है बंदे को, जो आज के डेट में एजेंट लाख लाख रुपए में बेच रहे हैं, वो अप्रूवल जिसको बोलते हैं IEFP का अप्रूवल, जो कंप्लीटली फ्री है। एक मिनट में होल्ड कीजिएगा, मैंने उस पर एक बंदे को ये कहा कि आप इस लिंक पर कनेक्ट करें और ये फॉर्म डाउनलोड करें, वो फिल करना पड़ता है पूरा फॉर्म। तो वो 3-4 माह वो ट्राई करते रहे, वो कहते हैं एरर आता है 404, फिर भी मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप जारी रखें। तो एक दिन उनके क्लिक हो गया, वो वेबसाइट ओपन हुई और उन्होंने शेयर किया, वो फॉर्म फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने शेयर किया। फिर उनको मैंने कहा कि आप पुर्तगाल एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले लें, ये जब आप जाएंगे तो आप आपको वीज़ा मिल जाएगा, ये आप लकी आदमी इस सिलसिले में। तो कुछ लोगों ने कहा कि 404 एरर आता है और हमारी वो वेबसाइट नहीं खुलती है। तो इस हवाले से आप बताइए कि ये क्या एरर है और किस तरह ये प्रोसीड करेंगे और कैसे ये इनका ये होगा। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की, हम बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे कि वो इधर आ जाएं। तब भी पुर्तगाल और पूरे यूरोप में आप इमिग्रेशन को देखते हैं, मैं आपका लिंक शेयर करूंगा, कांटेक्ट दूंगा उनको, ताकि आप उनकी मदद कर सकें। हम इसमें करेंगे मदद इंशाअल्लाह ताला। तो ये आप थोड़ा सा मुख्तसर कीजिए प्रोग्राम जी। ओके, 404 एरर आ रहा है वो IP एड्रेस के वजह से आ रहा है, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो वो कोई अपने दोस्त अहबाब या किसी जरिए से, जैसे आपका चैनल है, यहाँ से निकलवाएं, फ्री है। लेकिन सिर्फ IEFP का अप्रूवल लेने से वीज़ा नहीं मिलती, उसके कई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको मीट करना पड़ेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया, एक छोटी सी अमाउंट अपने मुल्क में दिखाएं आप, कि अगर 120 दिनों के लिए आप इस वीज़ा को लेके, जॉब सीकर वीज़ा को लेके यूरोप जा रहे हो,
पुर्तगाल जा रहे हो, तो आप अपने आप को 120 दिनों तक वहां पर कैसे जिंदा रखेंगे, खाना पीना रहना, जिसके लिए एक छोटी सी अमाउंट दिखानी है आपने अपने मुल्कों में, जो कि यूरोपियन यूरोस के हिसाब से 3 से 4 हज़ार यूरो के करीब होती है। उसके बाद में आपने पुर्तगाल में जहां जा रहे हो आप जॉब ढूंढने के लिए, वहां पर एक रेसिडेंशियल एड्रेस बताना है कि 120 दिन जाके आप इस जगह पे रहेंगे। वो एक छोटा रूम हो सकता है, किसी आपके दोस्त का घर हो सकता है, यहाँ पर लॉयर, अटॉर्नीज और नोटराइज से मिलके उसको अटेस्टेड करवाइए, डिक्लेरेशन बनाए कि मैं जाऊंगा तो इस घर में रहूंगा। उस बंदे से आप अप्रूवल लेके आप जब आओगे 120 दिन मेरे घर में रहोगे, और उसके बाद में आप इसको प्रोसीड करें अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट के साथ, रेज्यूमे के साथ में, और IFP के अप्रूवल के अंदर उस कैटेगरी को जिसमें आपने अपना जॉब ढूंढना है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस दिखाएं और जॉब अप्लाई करें। 30 डेज के अंदर एम्बेसी उस वीजा को अप्रूव करती है, और आज की डेट में पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया 98% अप्रूवल है। चले उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इमिग्रेशन के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी, और नाजरीन के लिए ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम दूसरे एक और प्रोग्राम में रखेंगे, डॉक्टर साहब को मदऊ करेंगे ताकि डॉक्टर साहब आपको डिटेल से इसके बारे में बता सके, ताकि आप लोग भी इलीगल आने की बजाय लीगल तरीके से कम पैसों में वर्क परमिट आके अपना तलाश कर सकें और आप इधर अपना रोज़गार आपको मिल सके। हमारी दुआ है, हमारे साथ रहिएगा। हम इंशाल्लाह ताला इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इक़दाम उठा रहे हैं, और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कि क्या वो यूरोप में आके रोज़गार तलाश कर सकते हैं। बड़े पैसे डंकरों को, एजेंटों को देने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल लीगल तरीके से आसानी के साथ यूरोप आ सकते हैं। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कोई किसी सिलसिले में इंफॉर्मेशन चाहिए हो यूरोप के हवाले से, तो अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इस वीडियो में अपना कमेंट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें, और आपका सवालात को हम डॉक्टर इमिग्रेशन एक्सपर्ट के साथ रख सकें ताकि उसका सलूशन हो। ठीक है, इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान वकार अहमद बाजवा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।